तो अब लास्ट वीडियो में हमने ये फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर लिया था, लाइक पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे और फिर वेव कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख लिया था, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, एंड एक और वीडियो थी जहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव पैकेट, नीड ऑफ अ वेव पैकेट मैंने डिस्कस किया था और नोट्स भी प्रोवाइड उसमें लिखा हुआ है, ओके क्लियरली। एंड देन ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी का रिलेशन, इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, तो मेन पार्ट इसमें हो चुका है एंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इतना करना सफिशिएंट है। ओके, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर ढंग से कर लो तो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है। एंड ये जो ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी का रिलेशन है वो, ओके। देन हर्ट्स एक्सपेरिमेंट मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए, हैंड रिटन नोट्स मेरे उसमें है, आप लोग पढ़ सकते हो। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, ओके। इसमें बस जो एपरेटस है वो बताना है और क्या क्या उसमें हो रहा है, लाइक स्पार्क जनरेट होता है और इधर से उधर, मतलब वो डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बचा लास्ट में तो, ठीक है। देन इंटरफेरेंस, अब यूनिट 2 जो है वो इंटरफेरेंस है। इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस यंग डबल स्लिट इंपॉर्टेंट है, लॉयड्स मिरर इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट में। और फिर यहाँ पर पैरेलल एंड रेडशिफ्ट फिल्म्स इंपॉर्टेंट है, ओके। न्यूटन रिंग इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, इसके थ्रू वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चंस हैं, ओके। तो इसमें दोनों तरीके से, इसमें थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ओके। बट इसमें फायदा क्या है, जो इसमें फॉर्मूलाज होते हैं ना वो सारे इंटर रिलेटेड ही है, लाइक अगर एक का फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा है तो दूसरे का भी ऐसे ही कुछ है, बस प्लस माइनस में कुछ होगा, ओके। तो बस एक फॉर्मूला शीट जनरेट करनी है, उसे पूरा ढंग से प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो ये कवर है, ओके। और जो थियोरेटिकल पार्ट है वो यहीं पे कवर कर ले रहे पीवाईक्यू के थ्रू। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार आया है, लाइक पहला अलग अलग वर्डिंग में बट सेम क्वेश्चन, ओके, और सेम टॉपिक विच इज इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंस, ओके। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट आर द मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, ये हो गया। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, अगेन इसमें स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस ये हो गया। देन कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंडीशंस होती हैं उसमें से लाइक 5-6 कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो उसमें से 4 भी लिख दो तो अच्छा है वो, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। देन अगेन व्हाट आर दिस कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन इंटरफेरेंस, और फिर कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, ओके। एंड देन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरफेरेंस डेवलपमेंट। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, ओके। नहीं, पहला इसका टॉपिक सिंस सेम है इंटरफेरेंस, तो पहले इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं, देन कोहेरेंट सोर्सेज, उसके बाद कंडीशंस, ये सब, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमें भी बताइए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। लेट्स से एक वेव है जिसकी जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ओके। और फिर एक y2 है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू cos ओमेगा t और विद सम एम्पलीट्यूड a1 a2, ओके। cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस यहाँ पर एक डेल, एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ रहा है, ओके। मतलब इसमें इसके एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देन जो y नेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 बाय व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। तो इसी चीज को कहते हैं इंटरफेरेंस। तो जो भी पैटर्न वहां पर जनरेट होगा जिस पॉइंट पे, लेट्स से ये ये लेट्स से अगर ये स्क्रीन है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग जनरेट होगा, डिपेंडिंग ऑन कैसे ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होते हैं, राइट। एक जगह हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव हो, एक जगह हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और एक जगह हो सकता है जहां पर कुछ मिडल का एम्पलीट्यूड या फिर कुछ मिडल का पैटर्न बन रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ओके, वी नो दिस। So interference is a phenomenon of redistribution of intensity. Okay, intensity का redistribution when two or more light waves of the same frequency, okay, same frequency superpose, producing alternate bright and dark regions. Okay, it arises due to the superposition principle of waves. Superposition principle is what, कि अगर दो waves की equation दे रखी है तो उनको summation कर दोगे तो उनका superposition principle होगा यही, ओके। उनका मतलब जो net wave का equation बनेगी that will be y1 plus y2, okay। अब नेक्स्ट, फॉर अ क्लियर एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 4-5 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्लियर एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए, ओके। कोहेरेंट सोर्स मींस द सोर्स मस्ट कंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ओके। मतलब जो उनके बीच में जो डेल है, जो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आया है, दैट शुड बी अ कांस्टेंट, ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। देन सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अगर मतलब सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम बात है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली सेम होगी। वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कि एक सेकंड्स में वो लोग कितने मतलब वेव्स कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, ओके। मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसी होती है, जैसे हमने अपने प्रैक्टिकल्स में किया होगा, सोडियम लाइट यूज की थी, ओके। तो सोडियम लाइट की स्पेशलिटी क्या थी कि येलो वाली लाइट की वेवलेंथ उस रीजन में
वेव्स को, मतलब उस रीजन की वेव्स को प्रोड्यूस करता था, राइट। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर म्यू या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में एक पर्टिकुलर लैम्डा, लैम्डा किसका, येलो लाइट का, ओके। तो इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज होता है क्योंकि इसमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो एक सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। देन नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स, नियरली इक्वल मीन्स कि ऐसा ना हो कि अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है तो ये डिस्ट्रक्ट होके अच्छा नहीं आएगा। फॉर अ शार्प एंड कंट्रास्ट, लाइक for good contrast between bright and dark fringes, amplitudes which can nearly equal होने चाहिए, right? Then same state of polarization. Polarization, of course, polarization means कि same उसका जो direction है that should be like same. Direction के वे में हम कह सकते हैं like जैसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स ऐसे होती हैं और फिर उनके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। ये होनी चाहिए waves must be wave must not be mutually perpendicular, they should be in the same polarization state, okay. Then path difference within coherence length. Path difference means, coherence length means अभी आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट ये भी एक पॉइंट है कि पाथ डिफरेंस जो उनका डेल्टा डेल्टा एक्स होता है, फिर डेल्टा डेल्टा ही कहता है वैसे तो पाथ डिफरेंस को डिनोट करने में, वो होना चाहिए कोहेरेंस लेंथ के अंडर, ओके। मतलब जो पाथ डिफरेंस है दैट लैम्डा शुड बी लेस देन कोहेरेंस लेंथ, ओके, या फिर इक्वल, otherwise fringes wash out, okay। then ये हो गया। अब what is coherent source या फिर what are coherent sources, तो वो देखते हैं। next is coherent sources, very important। इसकी definition क्या है? coherent sources are two or more sources of light which emit waves of the same frequency and maintain a constant phase difference, okay। because हमें इंटरफेरेंस के अच्छे एक सस्टेन पैटर्न के लिए पहले क्या चाहिए था, सेम पाथ डिफरेंस या मतलब सेम फेज डिफरेंस, विच इज ये मतलब डेल्टा डेल, that should be constant and जो इनका फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी सेम, राइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज वही हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। वो होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जस्ट दिस। ये दो पॉइंट्स लिखने हैं, अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज का आता है तो सिर्फ ये दो पॉइंट, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एंड टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, मतलब एक बल्ब ऐसे लगा दी, मतलब दो बल्ब हैं, अगर दो डिफरेंट बल्ब है, ओके, दो इंडिपेंडेंट लाइट है, मतलब दो अलग अलग सोर्सेज है, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो इसके लिए अब सिंस इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर इनकोहेरेंट वी डिराइव कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। मतलब अगर दो अलग अलग सोर्सेज इनकोहेरेंट हो जाते हैं तो एक मतलब एक कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमें एक ही लाइट को ऐसे डिवाइड करना होता है कि वो दो अलग अलग सोर्सेज बन जाए, ओके। तो ऐसा करने के कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मीन्स हम लोग लाइट को एज अ वेव फ्रंट मानते हैं कि ऐसे ऐसे लाइट अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ट्रेवल कर रही है लाइट की, तो वेव फ्रंट उसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल होता है, वैसे ये रेक्टेंगल ऐसे रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल होता है। और अगर लेट्स से अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है इन ऑल डायरेक्शन तो इसका कैसा होता है? सर्कुलर वेव फ्रंट, राइट, ओके। तो ये कैसा होना चाहिए? या तो इसका डिवीजन कर दो, ओके, जैसा कि हम लोग यंग डबल स्लिट में करते हैं। यंग डबल स्लिट में हम लोग एक लाइट सोर्स को दो स्लिट से दो अलग अलग लाइट सोर्स में डिवाइड करते हैं, राइट। या फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, उसमें भी सेम। देन या फिर दूसरा पॉइंट इज मतलब दूसरा वे इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का डिवीजन मींस थिन फिल्म्स। एम्पलीट्यूड का डिवीजन कैसे होता है? अगर मेरा यहाँ पर एक मीडियम है, ओके, मीडियम वन इसका म्यू है म्यू वन, इसका म्यू है म्यू टू, ओके। और यहाँ से एक लाइट सोर्स इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो डिपेंडिंग ऑन द म्यू इसमें से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ओके, और कुछ पार्ट इसके अंदर रिफ्रैक्ट होगा, ओके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो वेव आई है दैट विल गो इनटू द रिफ्लेक्शन पार्ट एंड रिफ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड विच वाज ए वो डिपेंड करेगा, मतलब वो इसमें एक यहाँ पर चली जाएगी 81 और यहाँ पर चली जाएगी 82। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये किस में होते हैं? थिन फिल्म्स में। थिन फिल्म वाले में देखा है कि दो फिल्म है उसमें से लाइट आई तो कुछ पार्ट इसका इधर जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। न्यूटन रिंग्स हो गया या फिर वेज शेप फिल्म। प्रैक्टिकल्स में भी किए थे कि वेज शेप फिल्म में क्या होता है, ये रही हमारी जो वेज शेप फिल्म बनती है ऐसी होती है। इसमें लाइट अगर इंसिडेंट होती है विच हम लोग परपेंडिकुलर करवाते हैं और फिर नहीं ऐसे ऐसे होती है और फिर इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ओके। तो दैट इज डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। इतना भी हो गया। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसका एक एक एग्जांपल, ओके। और नेक्स्ट इज यहाँ पर जैसे एग्जांपल भी पूछा होगा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज, और फिर इसके अंदर एग्जांपल भी लिखना है कि कौन से जगह पे कौन से होते हैं।
अब नेक्स्ट इज कि स्पेशल कोहेरेंस एंड टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है। ओके पहले तो ये पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लाइक स्पेशल कोहेरेंस इज कोहेरेंस अक्रॉस वेवफ्रंट, मतलब स्पेस में, स्पेशल मतलब स्पेस से ऐसे याद कर सकते हो कि स्पेशल मीन्स स्पेस और टेम्पोरल मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम। तो स्पेशल मीन्स लाइक एक स्पेस में, एक पर्टिकुलर स्पेस के रीजन में कितनी दूर तक वो सेम फेस में रह सकते हो कि दो सोर्सेस सेम फेस या फिर एक सही फेस डिफरेंस, एक अलाइनमेंट के साथ चल सकते हैं कि उनमें फेस डिफरेंस ऐसा है जिससे हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाए, वो आउट ऑफ फेस ना चले जाए कि इंटरफेरेंस पूरा फ्रिंजेस गायब हो जाए। ओके तो दिस इज कॉल्ड मतलब कोहेरेंस अक्रॉस वेवफ्रंट मींस इनका वेवफ्रंट कितनी दूर, कितने वेवफ्रंट जो इनका ट्रेवल करता है, विच इज रेक्टेंगुलर वेवफ्रंट होता है स्ट्रेट लाइन में, तो वो कितनी दूर तक सेम फेस में ट्रेवल कर रहा है या फिर कितनी दूर तक इनका फेस डिफरेंस जो है वो रिदमिक है। ओके कितनी दूर तक इनमें इंटरफेरेंस दिख जाएगा, दैट इज कोहेरेंस अक्रॉस वेवफ्रंट। और इसमें जो डिस्टेंस आती है, जितने जिस डिस्टेंस में कोहेरेंसी मिलती है उसे कहते हैं कोहेरेंट लेंथ। ओके और ये रिलेटेड टू सोर्स साइज होते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर सोर्स साइज लेट्स से बहुत बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ये अगर ट्रेवल किया, ओके जैसे हमारा यंग डबल स्लिट में होता है, ये ट्रेवल किया और ये एक साइड गया, ये एक साइड गया, अगर ये स्लिट्स की जो साइजेस है, जो स्लिट्स होती हैं यंग डबल स्लिट में, अगर वो बहुत बड़ी है तो वहां पर हर एक पॉइंट एज अ न्यू सोर्स एक्ट करेगा। ओके न्यू सोर्स की तरह उसमें एक्ट करेगा, तो वहां से न्यू न्यू सोर्सेस निकलेंगे। ओके और जरूरी नहीं है कि वो सारे सोर्सेस सेम फेज या फिर उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट या फिर ऐसा होगा जिससे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखे। ओके सो सोर्स साइज पे क्यों डिपेंड करता है कि अगर जितना छोटा सोर्स साइज होगा, यानी जितनी छोटी यंग डबल स्लिट में ये जो स्लिट्स होंगे उनका साइज होगा, उतना अच्छा यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आएगा इन सारी स्लिट, इन सारी न्यू स्लिट्स या फिर सोर्सेज में से वो अलाइंड होंगे। ओके एंड नीडेड फॉर यंग्स एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्पेस में ही करवाते हैं कि मतलब कुछ डिस्टेंस पे हम लोग स्लिट्स को रखते हैं। अब हमें हमें ये नेसेसरी है, मतलब हम ये ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्लिट्स आए, मतलब ये जो सोर्सेज की लाइट आए, कि इन स्लिट्स पे पहुंचते टाइम भी इन सेम फेस में हो। ऐसा ना हो कि ये एकदम आउट ऑफ फेस चल जाए और फिर जो आगे लाइट जा रही है वो कहीं और जा रही है और ये कहीं और जा रही है। ओके तो फिर इंटरफेरेंस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये नीडेड है यंग्स एक्सपेरिमेंट के लिए। एन एग्जाम्पल है स्लिट विड्थ की। स्लिट विड्थ मीन्स ये जो यहाँ से इंटरफेरेंस के बाद ये जो स्लिट विड्थ आई, अगर वो ज्यादा बड़ी हुई तो इसमें न्यू सोर्सेस की वजह से वो सारे एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि अलाइन होंगे, तो यहाँ पर स्लिट विड्थ मैटर करता है। ओके सिमिलरली टेम्पोरल कोहेरेंस इज कोहेरेंस ओवर टाइम, मतलब कितने टाइम के उस रीजन के लिए उसे हम कोहेरेंट टाइम कहते हैं, कितने टाइम के लिए वो सेम फेस में या फिर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करते हैं। ओके टाइम क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। तो या तो टाइम से इसको दे ले लो या फिर फ्रीक्वेंसी ले लो, क्योंकि वो कितनी दूर तक सेम फ्रीक्वेंसी या फिर सेम टाइम में ट्रेवल करता है। ओके कितने टाइम तक वो सेम कोहेरेंसी में ट्रेवल करते हैं, राइट, कितना सेम उनका फेज डिफरेंस हो। दिस रिलेटेड टू मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी मीन्स अगर लेट्स से कोई लाइट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए लेट्स से येलो में ट्रेवल कर रही है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो किसी और वेवलेंथ में चेंज हो सकती है, राइट। तो उसमें मोनोक्रोमेटिसिटी से क्या होगा, अगर सिर्फ एक ही लाइट है, लेट्स से सोडियम लाइट है, उसमें सिर्फ येलो है, तो वो बहुत टाइम के लिए, काफी ज्यादा टाइम के लिए वो सिर्फ येलो ही रहेगी। ओके बहुत टाइम बाद फिर वो शायद चेंज हो जाए फिर ना हो। बट अगर लेट्स से हमारी जो सनलाइट है, सनलाइट में पूरी व्हाइट लाइट होती है, तो वो ट्रेवल करते करते दैट कैन चेंज इनटू वेरियस लाइक वेरियस स्पेक्ट्रम में जितने भी अलग अलग वेवलेंथ है उसमें चेंज हो सकते हैं, तो वो उसमें टेम्पोरल कोहेरेंस नहीं होता। ओके डिटरमाइंस कोहेरेंस लेंथ। डिटरमाइंस कोहेरेंस लेंथ में उसी से पता चलता है जितने टाइम के लिए वो सेम सेम ट्रेवल कर रहे हैं, उसी से हम लोग कोहेरेंस लेंथ भी निकाल सकते हैं। एंड एग्जांपल स्पेक्ट्रल विड्थ। ओके अब कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ओके अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लेमडा, delta should be n lambda for bright and where n is 0 1 2, and dark fringe के लिए n delta should be 2n plus 1, यानी odd multiple of lambda by 2। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, कि जो इंटेंसिटी होता है वो देखो यहाँ पे होता है I1 प्लस I2 प्लस, ये तो हो गया I1 I2 तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर होता है cos डेल्टा। cos डेल्टा मीन्स cos डेल मीन्स फेज डिफरेंस। ओके तो लेट्स से यहाँ पर I प्लस I cos डेल्टा है। ओके अगर ये cos डेल्टा पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर आई प्लस हो जाएगा, यानी जो इंटेंसिटी है, जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी है उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा। मतलब अगर एम्पलीट्यूड ऐसा था दोनों वेव्स का, तब जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ बड़ा आएगा, यानी बड़ी इंटेंसिटी या फिर बड़ा एम्पलीट्यूड। ओके और अगर वो नेगेटिव है कॉस डेल्टा, तो ये क्या जाएगा आई माइनस, मतलब अगर कुछ ऐसा था, अगर लेट्स से अगर वेवलेंथ ऐसी थी
तब उसका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी उससे अब शॉर्टर वेवलेंथ आएगी, मतलब शॉर्टर एम्पलीट्यूड आएगा, फिर शॉर्टर इंटेंसिटी आएगी। इसलिए अब जो कॉस डेल्टा होता है, कॉस डेल्टा कब कब +1 होता है, वो होता है 2n पाई पे +1, राइट, 2n पाई। और कब कब -1 होता है, वो होता है 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। -1 होता है वो 2n - 1, 2n + 1 पाई, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, लाइक 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और ये क्या होता है, 1 कब होता है 2 पाई, 4 पाई, या फिर पाई, पाई पे -1 होता है, 0 0 पे हो गया 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे, ओके। और यहाँ पर जो लैम्डा की जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर लिख देते हो, पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस जो डेल्टा होता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ पर होता है फेस डिफरेंस, ओके। तो अगर हमारा cos पाई लेट्स से +1 आ रहा है, मीन्स यहाँ पर 2n पाई, पाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2n पाई। तो जब मैं यहाँ पर 2n पाई रखूंगी तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, वो क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या n लैम्डा, ओके। और cos पाई यहाँ पर क्या था 2n पाई, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, जो कि खुद आ गया। और अगर मैं यहाँ पर 2n + 1 रखूंगी, यानी फाई की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n + 1 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2, ओके। तो ये यहाँ से ये कंडीशन डिराइव होती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर लेट्स से एक एक वेव है y1, ओके, एक लाइट का सोर्स का वेव है y1, और एक है y2, उसका फेस डिफरेंस है डेल्टा, ओके। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स नेम है, बस फेस डिफरेंस आ रहा है डेल्टा का। कांस्टेंट फेस डिफरेंस होगा तो ये कोहेरेंट है, इनमें इंटरफेरेंस होगा, ओके। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, मतलब इन दोनों को जो मैं सुपर इम्पोज करवाऊंगी, यानी यहाँ पर मैंने सेपरेटली करा हुआ है, मेन तो ये है इसका आंसर, बट यहाँ पर मैंने ये करा हुआ है कि इसको कैसे सेपरेटली सुपर इम्पोज करना है, ओके, अगर आपको देखना हो तो y1 ये है, y2 ये है, यहाँ पर क्या करा है cos a - b का फॉर्मूला लगाया, a + b का, यहाँ पर प्लस है ना, तो +b का फॉर्मूला विच इज cos a cos b - sin a sin b, ओके। जब इसे लगाया तो इसे, और फिर सुपर इम्पोज किया, मतलब इन दोनों के एड ऑन किया है, तो एडिशन करने पे यहाँ पर ये इक्वेशन बनी, ओके। अब इसमें से cos ओमेगा t - kx और a1 जब कॉमन लिया है, नहीं, cos ओमेगा t - x, cos ओमेगा t - kx कॉमन लिया है, तो अंदर बचा है a1 + a2 cos phi, ये वाला। और यहाँ पर sin ओमेगा t के साथ क्या है a2 sin अल्फा, ओके। अब हमें कैसे चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए, ये रिजल्टेंट फॉर्म चाहिए cos ओमेगा t - kx, तो हम उसे ये बनाने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, cos ओमेगा t वाले के साथ जो हमने कॉमन लिया है उसे ले लेंगे r cos अल्फा, r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो sin phi के मतलब sin ओमेगा t - kx के साथ जो वेरिएबल था उसको ले लेंगे हम r sin अल्फा, ओके। अब इन दोनों को जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा r cos ओमेगा t cos अल्फा, और यहाँ पर r sin ओमेगा t sin अल्फा। r कॉमन लिया, ये अगेन cos a cos b - sin a sin b, यानी cos a - b का फॉर्मूला, प्लस बी का, एक्चुअली माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस है एक्चुअली, ओके। तो cos ओमेगा टी माइनस प्लस अल्फा, ओके, ये हो गया। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये जो दो इक्वेशंस यहाँ पर ले रखी थी, इसको अगर मैं स्क्वायर करके प्लस कर दूं तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, दोनों को प्लस करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा विल बी 1, बचा r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बचेगा ये, ओके। तो यहाँ से जब कंटिन्यू करेंगे तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ I1, इसको लिख सकती हूँ I2, और ये A1 जो है ये हो जाएगा √I1, बिकॉज इफ I1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, तो इसका अंडर विल गिव यू √I1, राइट। तो ये हो गया। और cos डेल्टा था फॉर इक्वल इंटेंसिटी, जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ले रहे हैं कि इक्वल इंटेंसिटी मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड, और हमने देखा था कि सस्टेन इंटरफ्रेंस के लिए वो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होने चाहिए, राइट। नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड मीन्स उनके बीच में एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो लेट से वो I0 है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस 1 + cos डेल्टा, ओके। और cos 2 डेल्टा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर डेल्टा -1, यानी वहां से 1 + cos डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ओके। इसे जब पुट किया तो आई नेट विल बी दिस, ये होगी मैक्सिमम मतलब ये होगी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर
यंग डबल स्लिट जैसे केसेस में जहां पर एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है दोनों वेव्स की। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos डेल्टा बाई 2 को क्या होना पड़ेगा 1, यानी 4 आई नॉट हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ पर मिनिमम के लिए cos डेल्टा बाई 2 को होना पड़ेगा 0। ओके, और ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इसका फॉर्मूला, इजी है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में इसका समेशन। ओके, ये हो गया। और डिफ जो इसका पैटर्न आता है, सिंस दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और यहाँ पर 4 आई नॉट मैक्सिमम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऐसा पैटर्न बनेगा। ओके, जहां पर ये मैक्सिमम किसको टच कर रहा है, 4 आई नॉट को। ओके, और यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, ये हो गया पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल इजली वे में बताऊं तो हाइगन्स ने बोला था कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, उसका एक वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, वो अगर किसी चीज से मतलब अगर वो लेट से यहाँ पर आता है, तो उसका जो पॉइंट्स बनेंगे वो एक न्यू लाइट सोर्स के, मतलब वो एक न्यू लाइट सोर्सेज बनेंगे। ओके, जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, तो वही चीज यहाँ पर है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स। ओके, एवरी पॉइंट ऑन अ एक वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट एक न्यू वेव फ्रंट होता है। Okay, acts as the second source of secondary wavelets which spread out in all direction with the same speed as the wave. Okay, the new wavefront at a later time is the forward envelope of the secondary wavelets. मतलब एक वेव गई, उसके हर पॉइंट पे एक न्यू वेव बन रही है, न्यू वेव फ्रंट बन रहा है, फिर वो वेव फ्रंट किसी को टच, वो जो उसको मैच करेंगे सारे वेव फ्रंट को, मतलब यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ से एक वेव फ्रंट गई ऐसे, उस पे हर पॉइंट एक न्यू वेव फ्रंट को जनरेट कर रहा है। ओके, फिर यही वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक, इसको जब मतलब इसके सारे टॉप्स को जब मैच करेंगे तो एक न्यू वेव फ्रंट बन गई, वे भी ऐसे ही सर्कुलर, फिर उसमें जो न्यू न्यू पॉइंट्स है वो फिर से जनरेट कर रहे हैं, तो वो वही चीज यहाँ पर बोल रखी है। ओके, और फिर द न्यू वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम इज अ फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ दो सेकेंडरी, मतलब फॉरवर्ड एनवेलप मतलब जिनको जोड़ेंगे तो वो फॉरवर्ड एनवेलप होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, explanation is consider a wavefront at a given instant, say plane or spherical wavefront. According to Huygens, each point on this wavefront behaves like a tiny source, मतलब एक फ्रंट गई, इस पे हर एक वेवफ्रंट एक टाइनी सोर्स की तरह एक्ट करेगा, न्यू वेवफ्रंट को जनरेट करेगा, emitting secondary spherical wavelets. After a small time delta t, these wavelets expand with a velocity v. मतलब ये जो जितना ट्रेवल कर लेंगे डेल्टा टी में, दैट विल बी v डेल्टा t, distance is equal to speed into time, speed किसकी है, वो वेवफ्रंट की स्पीड, और into time. Okay, then the common tangent drawn all these wavelets give the new position of the wavefront. मतलब common tangent में मतलब ये जो सारे points है, ये जो इनके ये मैक्सिमम मतलब ये जो न्यू सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, इनके टेंजेंट, इनके ऊपर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, इनको टच करके पास होने वाली लाइन को ड्रॉ करूंगी, तो दैट विल गिव अ न्यू वेव फ्रंट। ओके, दिस कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन्स हाउ अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस, तो ऐसे प्रोपोगेशन होता है, ये हो गया। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये हेडिंगर एंड फिजियो फ्रिंजेस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस, ये वाले पे बाद में आएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूटन रिंग में कैसे होती है, बट ये देखते हैं पहले। अब इसको समझने के लिए या तो ऐसे एक बार देख लो कि इसको हेडिंग ऑफ फ्रिंजेस को क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इक्वल इंक्लिनेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ फेज मेकिंग स्मॉल एंगल। ओके, ऐसे एक बार ये देख लो, वरना ऐसे याद कर सकते हो कि जो फॉर्मूला आएगा ना फेज डिफरेंस का, वो होगा 2 म्यू टी कॉस आर, ये टर्म तो आएगी ही आएगी, आर प्लस थीटा। ओके, अब इसमें आर प्लस थीटा फिर कॉस आर भी हो सकता है। ओके, अगर इसमें थिकनेस और म्यू को कांस्टेंट रख के हम आर इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू आई भी होता है इंसिडेंट एंगल, तो आई अगर इंसिडेंस जो है वो चेंज करूं तो क्या बनेंगे, हेडिंगर फ्रिंजेस। ओके, और अगर, हाँ ठीक है, हाँ, और अगर मैं आर को मतलब इसका जो इंसिडेंट है उसको इसको सेम रख के और म्यू भी सेम रहे और टी को चेंज करूं तो क्या बनेंगे, फिजियो फ्रिंजेस। तो हमने कहाँ पर देखी थी, जो हमने देखी थी अपने उसमें वेज शेप्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, वहां पर क्या थी, थिकनेस चेंज हो रही थी, क्योंकि वेज शेप्ड ऐसा होता है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे थिकनेस जो है टी, ये चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता, और इसमें क्या खासियत थी, इसमें थे बीटा जो था अपना जो फ्रिंज विड्थ थी वो सेम थी, तो यही होता है इसमें फिजियो फ्रिंजेस, ऐसे याद रखो तो कि हमारे जो वेज शिफ्ट वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने फिजियो फ्रिंजेस बनाए थे, उसमें स्पेशलिटी क्या थी कि उनका जो बीटा था, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस थी वो, ड्यू टू इंटरफेरेंस इन फिल्म्स ऑफ वेराइंग थिकनेस। ओके, थिकनेस इसमें वेराई करते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला होता है 2 म्यू टी, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, 2 म्यू टी कॉस आर, अगर मैं म्यू को कांस्टेंट रखूं, लेट्स से एयर की फिल्म है,
टी को चेंज करूं और कॉस आर भी कांस्टेंट रखूं, जो कि हमने करा था कि 90 डिग्री पे हमने इंसिडेंट करवाया था, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब आर की वैल्यू 0। तो टी को अगर मैं वेराई करूं तो फ्यूचर फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी स्पेशलिटी है कि वो इक्वल थिकनेस की होंगी, इंटरफेरेंस वेराइंग थिकनेस की जैसे होगी। नियर द फिल्म, लोकलाइजेशन नियर द फिल्म मतलब वो डाइवर्ज नहीं होंगी, ओके। उनकी लोकलाइजेशन होगा फिल्म के अक्रॉस, यहाँ पर जो पॉइंट है जहां पर ये मैच हो रही है वहां पर ये रहेंगी, ओके। डाइवर्ज नहीं होंगी। एंड स्ट्रेट एंड कर्व फ्रिंजेस, स्ट्रेट होती है इन केस ऑफ वेज शेप फिल्म और कर्व होती है इन केस ऑफ न्यूटन रिंग्स, राइट। और डिपेंड्स ऑन थिकनेस वेरिएशन ऑफ कोर्स, एंड न्यूटन रिंग्स का एक एग्जांपल है, प्लस एयर वेज शेप्ड फिल्म, ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। देन हिटिंग द फ्रिंजेस जस्ट इसका अपोजिट, इक्वल इंक्लिनेशन मींस यहाँ पर टी को कांस्टेंट रख दिया है, म्यू को कांस्टेंट रख दिया है, आर को हम वेराई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो लिखा होगा कि ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ रेज मेकिंग सेम एंगल, ओके। इंटरफेरेंस ऑफ रेज मेकिंग सेम एंगल मींस इसमें क्या होता है, लेट्स से एक सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है, ओके, और यहाँ पर दो फिल्म है, एक ये, ओके। इनका बीच में कुछ थिकनेस है टी, वो कांस्टेंट है, ओके, और म्यू भी कांस्टेंट है, ओके, म्यू टी कांस्टेंट है। नाउ अब ये एक सोर्स यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक रे यहाँ से और एक रे यहाँ से, ओके। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इनके साथ एंगल बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन होगा, तो डिफरेंट आई या फिर डिफरेंट आर कह सकते हैं, ओके। अब ये अंदर जाएंगे, ओके, ये अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद जब ये वापस बाहर आएंगे, रिफ्लेक्ट, जब ये वापस रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आ आएंगे, तो जो वापस यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा वो सेम एंगल पे होगा। इनके बीच में जो ये सेम एंगल होगा, ये पैरेलल लाइंस बनाएगी, इनके बीच में सेम एंगल होगा, तो इसी को कहते हैं सेम इंक्लिनेशन, ओके, इक्वल इंक्लिनेशन से ये लोग होंगे। और इनका लोकलाइजेशन होगा इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये पैरेलल लाइंस है तो ये कहीं पे मीटअप तो होंगे नहीं, ये कहाँ पर मीटअप, पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे, मतलब कभी नहीं मिलती। तो पैरेलल लाइंस पे मतलब पैरेलल लाइंस ये इन्फिनिटी पे लोकलाइज होंगी, इसे एक सिर्फ कहने की टर्म है, ये एक्चुअल में फिजिकली नहीं होता, ये एक्चुअली फिजिकली होता नहीं, ये हमें बस टेलीस्कोप में शो होता है। बाय अगर हम लोग टेलीस्कोप को ऐसे फिट मतलब ऐसे सेट करें, ऐसा सेटअप करें कि वो इन्फिनिटी पे देख सके, मतलब लेट से कोई दूर का टावर या फिर दूर का कोई ट्री पे सेट करके फोकस करके उसे जब हम यहाँ से सेटअप लगाएंगे तब हमें वो फ्रिंजेस दिखेंगे। और कौन से शेप होंगे, सर्कुलर रिंग्स होंगे। डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स जिस एंगल से यहाँ पर डिपेंडेंस है उस पर डिपेंड होकर ये रिफ्लेक्ट होंगे, और फिर इंक्लिनेशन इनका सेम होगा ट्रांसमिशन के टाइम, मतलब जब ये बाहर निकलेंगे इसमें से। एंड इसका एग्जांपल है मिकलसन इंटरफेरोमीटर। स्टोक्स ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर कोई डेंस मीडियम है, लेट्स से ये कोई मीडियम है, यहाँ पर ये डेंस है और ये लाइट है, तो लाइट मीडियम से अगर वो डेंस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जो ये रिफ्लेक्ट होगी इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा, वो होगा लैम्डा बाय 2 का, या फिर फेज डिफरेंस होगा पाई का, ओके। तो यहाँ पर इसका एक तरह से प्रूव है कि स्टोक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इन मीडियम R1, मतलब कितना परसेंट रिफ्लेक्शन होगा वो R1 कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ओके। और यहाँ पर R2 में, R2 मीडियम में, मतलब R2 में अगर रिफ्लेक्शन होगी जो कि यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर यूज होगा, ओके। देन ट्रांसमिशन में T1, ओके, अगर ये इसमें ट्रांसमिट हो रही है तो पहला ट्रांसमिशन के लिए T1, ओके। और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अगर नॉर्मली देखूं तो पहले ये आई और एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पहले एक रिफ्लेक्ट होगी थोड़ी सी एम्पलीट्यूड A R1, मतलब ए का R1% ये रिफ्लेक्ट हो गई, एंड थोड़ा सा इसमें T1 इसमें क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी स्टेट्स दैट कि अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जॉर्प्शन, अगर एक लाइट ऐसे ट्रेवल की है, कोई पर्टिकुलर ट्रेवल की है, तो वो रिट्रेस की जा सकती है, ठीक है, रिट्रेसेबल है। तो अगर मैं इसी सेम जो मैंने यहाँ पे ट्रेवल करवाया उसको अगर रिट्रेस करूँ, तो 81 अगर रिट्रेस होगा तो लेट्स से 81 यहाँ आया, यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन इन मीडियम 2 वाज R2, ठीक है, तो 81 इंटू R2, ओके। और सिमिलरली यहाँ से जब वो रिफ्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा, ट्रांसमिशन का क्या था, मीडियम 2 के लिए T2, तो यहाँ पर क्या होगा 81 T2, ये हो गया, ओके। और सिमिलरली ये AR1 भी इधर रिफ्लेक्ट होकर गया था, तो जब ये इधर वापस ट्रेस बैक होगा तो ये इधर ट्रांसमिट, यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट होगा विच विल बी AR1 इंटू AR1, क्योंकि मीडियम 1 में वो R1 था इसका कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन का, और ट्रांसमिट होगा AR1 इसका AR1 इंटू T1, क्योंकि ये मीडियम 1 से आया है तो मीडियम 1 का ट्रांसमिशन मीडियम कोफिशिएंट कितना था, T1, ओके। ये हो गया। अब इसको जब हम इक्वेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, मीन्स अब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, जो ये स्टेट है वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये
फॉरवर्ड है और ये जस्ट इसका रिवर्स है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये ए यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ से ए पॉइंट जा रहा है तो ये इक्वल होने चाहिए, तो इसको बैलेंस कर दो। ओके, और दूसरे केस में ये वाली चीज ए वन ये तो सेम है, ए टी वन ये भी सेम है, पर यहाँ पर जो है हमारे पास इस वाले में ए टी वन आर टू ए आर वन टी वन है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जीरो, और यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में दिस वाली टर्म। ओके, तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, जब इन दोनों को मतलब सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा R2 इक्वल टू माइनस R1, मतलब जो रिफ्लेक्शन हुई है, जो यहाँ पर R1 है, कोफिशिएंट R1, ये R1 R2 इक्वल टू माइनस R2 मीन्स यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ है तो ये नॉट द टाइम उसका जस्ट नेगेटिव हुआ है। ओके, मीन्स इसका मतलब है कि वी सी दैट देयर इज अ फेज चेंज, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस R1। ये हो गया स्टोक्स लॉ, और इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट होगी कि when light reflects from denser medium compared to when it was traveling in, मतलब अगर ये लाइट मीडियम में ट्रेवल कर रहा था और डेंस मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे के पास एक पाई का फेज डिफरेंस होगा। ओके, so the reflected waves suffer phase change of pi radians, adding an extra lambda by 2 to optical path of refracted ray. Okay, now discuss the, अब यहाँ तक तो हो गया जो भी हमारा ये वाला पार्ट था, जितना भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा था, इसमें कोहेरेंस वगैरह दिया नहीं है, बट वो आता है पेपर में। ओके, यहाँ पर हो गया टू स्टेट नहीं, सिर्फ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट हुआ है, वो भी थ्योरेटिकल। अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूलाज, ओके, फॉर्मूलाज और न्यूटन रिंग, लॉयड्स मिरर, एवरीथिंग। ओके,